गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 10th। आपका 10वीं कक्षा में स्वागत है। और आज जो हम लोग भाग देख रहे हैं विज्ञान 1 का, वो है हमारा पाठ नंबर 8, जो कि है हमारा धातु विज्ञान। तो धातु विज्ञान में इसके पूर्व वीडियो में हमने देखा है बेटा फेन उत्प्लावन पद्धति। अब ये जो देखिए फेन उत्प्लावन पद्धति आपके सामने, ये जो आपके सामने रखी हुई है, ये पद्धति के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने जो वो भाग शुरू किया है वो है धातु विज्ञान के सिद्धांत। धातु विज्ञान के सिद्धांत में हमने पहला भाग यहाँ पे देख रहे हैं आज हम लोग। इसमें ये जो पहला भाग है ये अयस्कों का सांद्रीकरण है। अयस्कों के सांद्रीकरण में हमने इसके पहले 3 पद्धतियाँ देखी। पहला देखा हमने गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, बाद में हमने देखी अयस्कों को सांद्रीकरण में गुरुत्वीय पृथक्करण पद्धति, पहली पद्धति हमने देखी। दूसरी पद्धति हमने देखी बेटा चुंबकीय पृथक्करण पद्धति, और तीसरी पद्धति हमने देखी थी फेन उत्प्लावन पद्धति। ठीक है, आज हम लोग इसी अयस्कों के सांद्रीकरण में इसकी चौथी पद्धति हम लोग देख रहे हैं, निक्षालन। ठीक है, निक्षालन जिसको हम लोग लीचिंग भी कहते हैं बेटा। तो ये पद्धति हो जाने के बाद हम लोग अयस्कों का सांद्रीकरण, हमारा ये भाग पहला पार्ट बोल रहा हूँ, इसका पहला भाग हम लोग अयस्कों के सांद्रीकरण, ये पहला भाग हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लेंगे। धातु विज्ञान के सिद्धांत में हम लोग दूसरा भाग देखेंगे, वो रहेगा हमारा धातुओं का निष्कर्षण। और इसी के साथ ये धातुओं का निष्कर्षण हो जाने के बाद हम लोग तीसरा भाग देखेंगे, वो होगा बेटा हमारा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। ये धातुओं का निष्कर्षण में एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम लोग इसमें देखने वाले हैं। और उसके बाद ये सब हो जाने के बाद मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम लोग देखेंगे, फिर कम क्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण देखेंगे। और ये दूसरा धातुओं का निष्कर्षण हो जाने के बाद, हम लोग इसका तीसरा भाग देखने वाले हैं बेटा, वो होगा हमारा धातुओं का शुद्धिकरण। और धातुओं का शुद्धिकरण में इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बताई गई हैं। तो देखते हैं अब हम लोग निक्षालन पद्धति में सबसे पहले इसको इंग्लिश में लीचिंग कहेंगे, ये पता है आप लोग को। निक्षालन यानी कि धातु से मृदा अशुद्धि अलग करना, और जो विलयन हम लोग लेने वाले हैं इसमें, उसमें कोई एक रासायनिक पदार्थ डालकर जब अयस्क की इसकी अभिक्रिया होती है तो अयस्क इसमें घुल जाता है, और घुल जाने के बाद मृदा अशुद्धि नहीं घुलती है, उसकी अभिक्रिया नहीं होने के कारण तो यह नहीं घुलती है, तो वो आसानी से अलग हो जाती है बेटा। ये है हमारी निक्षालन पद्धति। तो ये मैं पढ़ के बताता हूँ कि एल्यूमिनियम, सोना और चांदी, ये धातुएं प्राकृतिक रूप में शुद्ध स्वरूप में पाई जाती हैं। तो एल्यूमिनियम, सोना, चांदी इन धातुओं का उनके अयस्कों से निष्कर्षण करने का पहला चरण अर्थात निक्षालन पद्धति है। मतलब मान लीजिए कि सोना और चांदी ये तो प्राकृतिक रूप में शुद्ध स्वरूप में पाए जाते हैं, परंतु यह मान लीजिए कि किसी अशुद्ध रूप में यदि है, या फिर एल्यूमिनियम अशुद्ध रूप में है, तो इनके अयस्कों से इनका निष्कर्षण करके इनको अलग किया जाएगा, यानी ये निक्षालन पद्धति से अलग की जाएंगी। इसका पहला चरण आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इसमें पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगोकर रखते हैं। मान लीजिए कि एक विलयन है हमारे पास, और इस अयस्क के ये जो अयस्क है वो हमको अलग करना है मृदा अशुद्धि से। तो इस पद्धति में यहाँ पे क्या चाहिए, इस पद्धति में अयस्क को एक विशिष्ट विलयन में बहुत देर तक भिगोकर रखा जाता है। तो मान लीजिए एल्यूमिनियम का कोई अयस्क है, सोने का कुछ अयस्क है, या चांदी का कुछ अयस्क है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए एक विलयन में बहुत देर तक भिगोकर रखा जाएगा। तो विलयन के साथ विशिष्ट रासायनिक अभिक्रिया होकर अयस्क उसमें घुल जाता है। अब वो जो भी रासायनिक पदार्थ हमने यहाँ पे डाला हुआ था, उसमें इस विलयन में अयस्क की रासायनिक अभिक्रिया होगी, और वो अयस्क उस रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद उस पदार्थ में, विलयन में घुल जाएगा। परंतु मृदा अशुद्धि जो थी अयस्क में, वो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होने के कारण वो नहीं घुलती, और वो आसानी से वो अलग की जाती है। तो यही होगी हमारी निक्षालन पद्धति बेटा। जैसे यहाँ पे आपको उदाहरण बताया गया कि उदाहरणार्थ बॉक्साइड, एल्यूमिनियम के
इस अयस्क का सांद्रीकरण निक्षालन पद्धति से करते हैं। इस प्रक्रिया में बॉक्साइट अयस्क को जलीय NaOH या Na2CO3 मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम कार्बोनेट के विलयन में भिगो कर रखने से उसका प्रमुख घटक एल्यूमिनिया घुल जाता है। अब देखिए बेटा, मान लीजिए कि एल्यूमिनियम और बॉक्साइड ये दोनों अयस्क में मृदा अशुद्धि के रूप में है या खनिज के रूप में है। इसका हम लोग को सांद्रीकरण करना है और सांद्रीकरण की प्रक्रिया कौन सी है? निक्षालन प्रक्रिया से इसको अलग करना है, इस निक्षालन पद्धति से इसको अलग करना है। तो इसमें कुछ ऐसा विलयन बनाया जाएगा, ये रासायनिक अभिक्रिया होगी जिसमें जलीय विलयन हमको एक तो NaOH यूज़ करना है या सोडियम कार्बोनेट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे या फिर सोडियम कार्बोनेट लेंगे। एल्यूमिनियम और बॉक्साइड ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस NaOH के विलयन में मान लो इन दोनों को डाल दिया, तो इन दोनों को डाल देने के बाद जो एल्यूमिनियम है वो अयस्क है, उसी को हम लोग को बाहर निकालना है। तो ये एल्यूमिनियम जो है वो इसके अंदर घुल जाएगा और बॉक्साइड जो है वो मृदा अशुद्धि के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह से विलयन में भून कर रखने से का प्रमुख घटक एल्यूमिनियम घुल जाने की वजह से हमको एल्यूमिना ये अयस्क शुद्ध स्वरूप में प्राप्त होगा और मृदा अशुद्धि में बॉक्साइड बचा हुआ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये हो गया हमारा निक्षालन पद्धति। तो इसमें एक थोड़ा सोचिए बोला गया है यहाँ पे, इसमें बोला गया है कि इलेक्ट्रॉन की परिभाषा में ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। तो ये ऑक्सीकरण और अपचयन इसके पहले हमने देखा हुआ है बेटा। तो अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते समय धातु के धनायनों द्वारा धातु प्राप्त करते हैं। इस प्रक्रिया में धातु के धनायनों का अपचयन करते हैं। अपचयन किस प्रकार करना है यह धातु की अभिक्रियाशीलता पर निर्भर होता है। हमने अभिक्रियाशीलता श्रेणी इससे पहले ही मालूम कर ली है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे अपचयन पद्धति का उपयोग हो रहा है, ये बताया गया है कि जिसमें धातु के धनायनों द्वारा धातु प्राप्त होता है और इन धनायनों की धातु से अलग होने की क्रिया को ही हम लोग अपचयन कहते हैं। और ये अपचयन कौन सी क्रिया पर निर्भर होता है? वो धातु की अभिक्रियाशीलता पर भी निर्भर होता है। और ये अभिक्रियाशीलता श्रेणी हमने इसके पहले देखी हुई है बेटा। अब हम लोग चलते हैं हमारे दूसरे भाग की तरफ। अब हमारा ये पहला भाग जो था धातु विज्ञान के सिद्धांत में, पहला भाग अयस्कों का सांद्रीकरण हमारा यहाँ पे खत्म होता है। हम लोग दूसरा भाग शुरू कर रहे हैं, धातुओं का निष्कर्षण यानी कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। तो इसमें सबसे पहला भाग यहाँ पे दिया गया है अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। तो अधिक अभिक्रियाशील धातुओं में सबसे पहले तो सोडियम क्लोराइड आता है, ये आपको पता है। सोडियम और क्लोराइड ये दोनों एक दूसरे से इतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं कि वो इनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो यही अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण हम लोग अभी इस भाग में देखेंगे। तो शुरू करते हैं धातु का निष्कर्षण, अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातु अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। जैसे कि सोडियम सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, ये हमने इसके पहले देखा हुआ है। श्रृंखला के अवरोही क्रम में उनकी अभिक्रियाशीलता श्रेणी कम होती जाती है। उदाहरणार्थ पोटेशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम ये अभिक्रियाशील धातु हैं। ये अधिक अभिक्रियाशील धातु में उनके बाह्यतम कवच में स्थित इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनने की क्षमता इनमें सबसे अधिक होती है। देखिए किसमें सबसे अधिक होती है? जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है वो है पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। ये क्या करते हैं, अपने अधातु जो बचे हुए एक या दो धातु, 2-3 धातु रहते हैं आखिरी बाह्यतम कवच में, वो उनका त्याग कर धन आयन बनने की क्षमता इनमें सबसे अधिक होती है बेटा। वो किसी और अन्य धातु को दे देंगे और दे देने के बाद वो सबसे अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। उदाहरणार्थ अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है। जैसे कि यहाँ पे आपको बताया गया कि अभिक्रियाशील धातु जब भी कभी कोई तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस इसमें मुक्त होती है बेटा। जैसे मैं आपको इस प्रक्रिया को लिखकर बताना चाहूँगा। सोडियम, मान लीजिए कि हमारे पास एक सोडियम है, पदार्थ है, और वो तनु HCl के साथ इसकी मान लीजिए कि अभिक्रिया हो रही है। तो सोडियम और HCl में NaCl एक दूसरे के साथ जुड़ेगा
और यहाँ पे H2 गैस जो है वो मुक्त हो जाएगी बेटा। ठीक है, इसको बैलेंस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि ये 2Na HCl है, तो यहाँ पे आपको 2Na HCl मिलेगा और H2 गैस मुक्त हुई आपको यहाँ पे मिलेगी। यही क्रिया आपको यहाँ पे बता रही है कि अधिक अभिक्रियाशील धातुओं की तनु अम्ल के साथ तेजी से अभिक्रिया होकर अधिक अभिक्रियाशील धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया होकर हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे मुक्त हो जाती है। तो अति अभिक्रियाशील धातुएं कमरे के तापमान पर हवा की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया होकर जलने भी लगती है। मान लीजिए कि ये सोडियम अगर ऑक्सीजन के संपर्क में आया तो ये क्या होता है, ये अपने आप जलने लगेगा बेटा। तो उनके निष्कर्षण के लिए विद्युत अपघटनी अपचयन पद्धति का उपयोग करते हैं। जैसे आपको पता है कि यदि इसका ऐसे ऑक्सीकरण ना हो, इसलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसका अपचयन करने के लिए इसको केरोसिन के अंदर डालना पड़ेगा ताकि ये हवा में स्थित ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया न करे। उदाहरणार्थ सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये धातुएं उनके पिघले हुए क्लोराइड लवणों के अपघटन से प्राप्त की जाती हैं। मान लीजिए कि इनका अपचयन पद्धति से इनको प्राप्त करना है, तो सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम ये धातु हैं, उनके पिघले हुए क्लोराइड लवणों के अपघटन से प्राप्त की जाती है। जैसे ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में सोडियम प्राप्त किया जा सकता है, कैल्शियम कार्बोनेट से इन दोनों लवणों से कैल्शियम प्राप्त किया जा सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड से मैग्नीशियम ये धातु प्राप्त किया जा सकता है। तो जब ये क्लोराइड के साथ मिश्रित रूप में रखे जाए तो इनके लवणों से इनको प्राप्त किया जा सकता है। तो इस प्रक्रिया में धातु ऋणाग्र पर कैथोड पर जमा होगी और क्लोरीन गैस या धनाग्र पर एनोड पर मुक्त होगी। मतलब इन दोनों प्रक्रियाओं में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक धातु ऋणाग्र जो है वो कैथोड पर जमा कराने होंगे और क्लोरीन गैस जो है यह धनाग्र पर यानी एनोड पर मुक्त करना होगा। तो पिघले हुए सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से सोडियम धातु प्राप्त करते समय विद्युत आग्रह पर होने वाली अभिक्रिया इस प्रकार है। जैसे मान लीजिए कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन हम लोग सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो उनका विद्युत आग्रह पर होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार होगी यह आपको यहाँ पे अगले पेज पर बताई गई है बेटा। जैसे ऋणाग्र अभिक्रिया में सोडियम और इलेक्ट्रॉन मुक्त करेगा तो आपको यहाँ पे अपचयन अपचयन प्रक्रिया द्वारा सोडियम प्राप्त होगा। और धनाग्र अभिक्रिया में जब क्लोरीन से 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे, इसमें आपको ऑक्सीकरण प्रक्रिया प्राप्त होती है। तो इसमें आपको यहाँ पे बताया गया बेटा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन सोडियम के साथ मिलकर वो परमाणु आपको प्राप्त करके देता है तो उसे अपचयन प्रक्रिया कहेंगे। और जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ठीक है, उसको ऑक्सीकरण प्रक्रिया हम लोग कहते हैं। तो मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इनकी पिघली हुई अवस्था में विद्युत अपघटन के लिए विद्युत आग्रह पर होने वाली अभिक्रिया लिखिए। मान लीजिए कि यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड इनकी विद्युत अपघटन होने के लिए कौन सी अभिक्रिया होनी चाहिए यह आपको पूछा गया है, तो यह अभिक्रिया हम लोग यहाँ पे आराम से लिख सकते बेटा। तो इसी प्रकार से बॉक्साइड इस अयस्क में स्थित एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा एल्यूमिनियम कैसे प्राप्त करते हैं ये हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले निक्षालन पद्धति आपको समझाई हुई है, उसमें हम लोगों ने बॉक्साइड और एल्यूमिनियम ये दोनों को मिश्रित रूप में देखा था, उसमें से हमें एल्यूमिनियम अलग करना है। तो बॉक्साइड इस अयस्क में स्थित एल्यूमिनियम ऑक्साइड के विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा, मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के में विद्युत प्रक्रिया द्वारा अपघटन होकर अपचयन प्रक्रिया से एल्यूमिनियम हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ये कैसे प्राप्त करेंगे यह आपको अगली प्रक्रिया में बताया गया है, वो है बेटा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण। अब एल्यूमिनियम का निष्कर्षण हम लोग उसके बॉक्साइड से प्राप्त करने वाले। तो सबसे पहले तो एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। एल्यूमिनियम का संकेत क्या है, Al होता है। इसका एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना है बेटा, 13। और अगर हम लोगों ने इसका इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करने की कोशिश की तो 2, पहली कक्षा में 2, दूसरी कक्षा में 8 और तीसरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक संरूपण आपको मिलेगा 2, 8, 3। और इसकी संयोजकता क्या होगी, 3 होगी। क्यों होगी 3? क्योंकि ये जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं और इसका बाह्यतम कवच 8 का बनाने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को देना बहुत आसानी से
ये कर पाएगा, किसी और को 3 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये 2 8 इसका बाह्यतम कवच पूर्ण हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी और से ये 5 इलेक्ट्रॉन लेने के बारे में सोचता है तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल क्रिया हो सकती है बेटा, इसलिए वो 3 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देगा। और जब कभी कोई तत्व अपने बाह्यतम कवच वाले इलेक्ट्रॉन दे देते हैं वो और या फिर ले लेता है, उसके बाह्यतम कवच में मौजूद इलेक्ट्रॉन की स्थिति उसकी संयोजकता प्रस्तुत करती है। मतलब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन ये किसी को दे देगा, इसलिए इसकी संयोजकता हो जाएगी बेटा 3। मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी और को दे देता तो इसकी संयोजकता होती 2। ठीक है। अब एल्यूमिनियम का रंग आपको पता होना चाहिए, वो होता है बेटा रुपहला सफ़ेद। तो एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील धातु होने के कारण प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता। एल्यूमिनियम देखिए मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये किसी और के साथ ही पाया जाता है। जैसे यहाँ पे बॉक्साइट के साथ हमको यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑक्सीजन और सिलिकॉन के पश्चात एल्यूमिनियम या तीसरा तत्व है जो भूपृष्ठ पर पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में यदि कोई धातु पाया जाता होगा तो वो होता है ऑक्सीजन। नाइट्रोजन है बेटा सबसे पहला, तो नाइट्रोजन के बाद आता है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, और उसके पश्चात एल्यूमिनियम ये तीसरा तत्व है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, परंतु ये मुक्त अवस्था में नहीं होता, ये बात ध्यान में रखिए। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण उसके प्रमुख अयस्क बॉक्साइट द्वारा किया जाता है। मतलब एल्यूमिनियम की प्राप्ति या निष्कर्षण हमें किसके अयस्क से होती है, वो होती है बेटा बॉक्साइट। और बॉक्साइट का फार्मूला यहाँ पे आपको दिया गया है, अयस्क बॉक्साइट का फार्मूला है ये Al2O3.NH2O। मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड के साथ NH2O, N मतलब नंबर ऑफ एटम्स यानी H2O पानी के कितने प्रमाण हमको यहाँ पे लेना है वो अयस्क बॉक्साइट में जुड़ा हुआ होता है। तो द्वारा किया जाता है। बॉक्साइट में 30% से 70% इतना Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और शेष भाग मृदा अशुद्धि का होता है। मान लीजिए कि बॉक्साइड में 30 से लेकर 70% यदि Al2O3 हो गया तो 70% ये है तो 30% उसमें मृदा अशुद्धि भी होगी। जो मृदा अशुद्धि में कौन कौन से तत्व इसमें पाए जाते हैं वो होगा बेटा रेत या सिलिका या आयरन ऑक्साइड इत्यादि से ये मृदा अशुद्धि बनी हुई होती है। तो Al2O3 के अलावा मृदा अशुद्धि में हमको सिलिकॉन, आयरन ऑक्साइड या रेत भी मिल सकती है। तो एल्यूमिनियम का निष्कर्षण 2 सोपानों में किया जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण यहाँ पे बेटा 2 सोपानों में किया गया, आप लोग को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे पहला सोपान है बेटा बॉक्साइट अयस्क का सांद्रीकरण, और दूसरा सोपान है जो कि आपके अगले पेज पर आपको दिया गया है वो है बेटा एल्यूमिना का विद्युत अपघटनी अपचयन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे, और इसको परीक्षा में भी पूछा गया है। ठीक है। तो पहला ये जो सोपान है हम लोग थोड़ी सी इसकी जानकारी ले लेते हैं। ये जो बॉक्साइट अयस्क का सांद्रीकरण है यानी कंसंट्रेशन ऑफ बॉक्साइट ओर, इसमें एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क बॉक्साइट है। मतलब एल्यूमिनियम ज़्यादातर बॉक्साइट में ही पाया जाता है। तो बॉक्साइट में और क्या क्या होता है, तो बॉक्साइट में होता है बेटा, बॉक्साइट में सिलिका, फेरिक ऑक्साइड और टिटेनियम ऑक्साइड ये अशुद्धियों के रूप में होता है। बॉक्साइट में एल्यूमिनियम हमको प्राप्त करना है, लेकिन इसके अलावा मृदा अशुद्धि में आपको यहाँ पे सिलिका यानी कि SiO2 ये सूत्र से सिलिका भी इसके बॉक्साइट में होता है। फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 के रूप में भी इसमें पाया जाता है। और तीसरा तत्व तीसरा पदार्थ टिटेनियम ऑक्साइड यानी कि TiO2 ये भी अशुद्धियों के रूप में इसमें पाया जाता है। बेयर की विधि यानी कि बेयर जो वैज्ञानिक थे उनके विधि या हॉल की विधि, जो दूसरे वैज्ञानिक थे हॉल, उनकी विधि से निक्षालन द्वारा ये अशुद्धियाँ अलग की जाती है। निक्षालन पद्धति अभी थोड़ी देर पहले हमने देखी थी। तो ये दोनों वैज्ञानिक बेयर और हॉल, इन दोनों की विधियों में निक्षालन पद्धति द्वारा इन अशुद्धियों को अलग किया जा सकता है। तो दोनों प्रक्रियाओं में अंत में निक्षापन क्रिया द्वारा सांद्र एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। मतलब ये दोनों प्रक्रियाओं में आखिरी में हम लोग को जो क्रिया करनी है उस क्रिया का नाम है बेटा निस्तापन। और निस्तापन अभिक्रिया द्वारा हम आसानी से सांद्र एल्यूमिना या बॉक्साइट से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बेयर की विधि और हॉल की विधि दोनों आपको यहाँ पे एक करके एक आपको यहाँ पे बताई गई है। तो ये दोनों वैज्ञानिकों की विधियाँ हम लोग अगले वीडियो में ज़रूर देखेंगे। तब तक जितना पोर्शन आज मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है वो आप लोग अच्छे से लर्न करिए। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।